हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपको स्क्रीन से ही क्लियर हो रहा है, तो आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने इस टॉपिक से, दैट इज़ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो यहाँ से आज की हमारी क्लास स्टार्ट होगी, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। साथ ही क्लास के एंड में अगर आपको सही तरीके से सारी चीज़ें क्लियर हो जाए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास, जहाँ से हमें स्टार्ट करना फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन से। तो इससे पहले जितने भी टॉपिक है उसको हमें अपने प्रीवियस वीडियो में कवर कर लिया था। तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के साथ में जो प्लेलिस्ट अटैच है वहाँ से आप क्लासेस फर्स्ट सेकंड को इस तरीके से वहाँ पे पार्ट्स के थ्रू आपको मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप इजीली देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो सबसे पहले बताया गया फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मल एंड इनफॉर्मल का मतलब क्या है। फॉर्मल का मतलब होता है औपचारिक और इनफॉर्मल का मतलब होता है अनौपचारिक। फॉर्मल का मतलब है कि जब आप किसी ऐसे पर्सन से बातचीत करते हो जिनके सामने आपको काफ़ी ज़्यादा सीरियसली बिहेव करना पड़ता है, कि ऐसा एग्जाम्पल हमारे मोस्टली वर्क प्लेस पे होता है, जॉब प्लेस पे होता है, जहाँ पर हम जब किसी से कम्युनिकेट करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से करते हैं। तो वो जो टाइम है, वो जो स्पेस है, प्लेस है, वहाँ पर जो कम्युनिकेशन हो रही है वो कहलाती है हमारी फॉर्मल कम्युनिकेशन। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में हमारे ऐसे बातचीत आते हैं जब हम अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जब हम बिना किसी मेन उद्देश्य के या बिना कुछ सोचे समझे बिल्कुल नॉर्मली बातचीत कर लेते हैं, तो वो हो जाती है हमारी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो ये मैंने आपको बस बेसिक सा पॉइंट बताया अपने लाइफ से रिलेट करते हुए। तो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं कि थ्योरेटिकली आपके सिलेबस में किस तरीके से चीज़ों को बताया गया है, तो इसको काफ़ी ज़्यादा डीपली तरीके से डिस्कस कर लेते हैं। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो आगे कर लेते हैं कंटिन्यू कि हमारी क्लास में किस तरीके से चीज़ों को डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले आपके सब्जेक्ट में ये बताया गया है कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन आपस में इंटरेक्टिंग करते हैं या आपस में बातचीत करते हैं इनफॉर्मली, तो वहाँ पर क्या होता है, जो कम्युनिकेशन है वो दो तरीके से डिवाइड हो जाता है, कि एक चला जाता है फॉर्मल की तरफ, एक चली जाती है इनफॉर्मल की तरफ। तो इस तरीके से काफ़ी सारे एग्जाम्पल भी आ जाते हैं, ग्रेप वाइन आ जाते हैं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे की क्लास में, जिसे हम इनफॉर्मल में डाल देते हैं। और इसी तरीके से काफ़ी सारे पॉइंट है जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बताया गया है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन और ग्रेप, जिसे हम अनौपचारिक संचार भी कहते हैं। अनौपचारिक संचार का मतलब है कि एक ऐसा प्लेस जहां पर दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति आपस में कम्युनिकेट तो करते हैं, बातचीत तो करते हैं, बट उनके बीच में जब बातचीत होती है तो वो ऑफिशियली नहीं होती है, या वहाँ पे जब बातचीत होता है तो वो फॉर्मल तरीके से नहीं होता है। जितने भी पर्सन है वो बिना किसी मेन ऑब्जेक्टिव के, बिना किसी प्रोफेशनली ऑब्लिगेशन के, वो जस्ट बातचीत करते हैं, कोई भी चीज़ को शेयर करते हैं, तो वो हमारे इनफॉर्मल के अंदर आ जाते हैं। जिसका एग्जाम्पल है कि जब आप अपने फैमिली के साथ बातचीत करते हो, जब आप अपने फ्रेंड के साथ बातचीत करते हो, तो इस तरीके का जब कम्युनिकेशन होता है या बातचीत होती है तो उसको हम कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। तो इसके ये जो कम्युनिकेशन है इसको हम ग्रेप वाइन भी कहते हैं। ग्रेप वाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे कि आप देखोगे बहुत सारे ग्रेप्स जो है, अंगूर जो है, आपस में एक दूसरे के साथ में अटैच रहते हैं। बिल्कुल कहीं से भी कोई एक उनका फिक्स नहीं है कि कौन सा अंगूर किस साइड रहेगा, मतलब कि आप देख सकते हो वो बस जस्ट आपस में अटैच रहते हैं। सेम वैसे इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में कोई भी ऑफिशियली ये डिसाइड नहीं रहता है कि कौन किससे बातचीत करेगा, किस तरीके से करेगा। यहाँ पर लोग जस्ट शेयर करते हैं चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन हो गया, कुछ फीलिंग हो गई, इमोशन हो गए, कुछ भी चीज़ को बिना किसी मेन ऑब्जेक्टिव के, मेन ऑब्लिगेशन के, जस्ट वो सिंपली शेयर करते हैं। तो ये हमारे आ जाते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे कुछ पॉइंट को इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, या यहाँ पे ये उदाहरण की तरह बताया गया कि किस तरीके से जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है या ग्रेप वाइन जो कम्युनिकेशन, इसके टाइप्स को यहाँ पे शो किया गया है। तो सबसे पहले दे रखा है सिंगल स्ट्रैंड चैन, उसके बाद है गॉसिप चैन, फिर है प्रोबेबिलिटी चैन, फिर है क्लस्टर चैन। तो इनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर आप पिक्चर के थ्रू पहले ये देख लो कि जो सिंगल स्ट्रैंड है, या जो इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो ए पर्सन है ये बी पर्सन को कुछ भी चीज बातचीत बताएगा, या जो बी पर्सन है वो सी को बताएगा, सी जो है वो डी को बताएगा, डी जो है वो वाई को बताएगा। तो यहाँ पर क्या है, एक बिल्कुल चैन बनी हुई, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे व्यक्तियों को उदाहरण के रूप में बताया गया कि कौन किससे बातचीत करेगा, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में।
तो यहाँ पर क्या है कि सारे बिल्कुल फिक्स हो रखा है कि कौन किससे बातचीत करेगा। तो यह आ जाते हैं हमारे सिंगल स्ट्रैंड के अंदर, जहाँ पर ये बताया गया कि कोई भी इंफॉर्मेशन हो गया, कुछ भी चीज़ जो उनको पास करना है, तो ए बी से करेगा, बी सी से करेगा, सी डी से करेगा। इस तरीके से जो उनका लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट में चला जाएगा। इन दिस केस देयर इज़ वेरी लिटिल चांस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन, कि यहाँ पर जो वेरिफिकेशन के जो चांस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। वेरिफिकेशन करने का मतलब ये है कि जब आपस में कोई भी कन्फ्यूज़न हो जाता है, या जो बोलते हैं कि जब हमें किसी चीज़ को क्लियर करना है, तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम चांस हो जाते हैं चीज़ों को क्लियर करने का। उसके बाद है गॉसिप चैन, जिसमें यहाँ पे आप पिक्चर के थ्रू पहले देख लो, क्योंकि पिक्चर के थ्रू क्या है, चीज़ों को रिलेट करने में, समझने में काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है। गॉसिप में क्या होता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो, ए जो है यहाँ पर जितने भी पर्सन है, बी सी डी ई एफ जी एच, जितने भी किसी से भी बातचीत कर सकता है। वो अपनी इन्फॉर्मेशन को चाहे तो बी से बोल दे, चाहे जे से बोल दे, चाहे यहाँ एफ से बोल दे, जिसको बोलना है वो किसी से भी जाके बोल देगा। तो यहाँ पर कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है कि कौन किसको बोलेगा, क्योंकि एक संस्था में, एक फर्म में, एक ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे चीज़ें फिक्स रहती है कि कौन किससे बात करेगा, कौन अपने से ऊपर वाले जो उनके मेंबर है या एम्प्लॉय है उससे बातचीत करेगा, जो सेकंड पर्सन है वो अपने से ऊंचे वाले को करेगा। तो इस तरीके से चीज़ें फिक्स रहती है। बट जब इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की बातचीत आती है या बात आती है, तो यहाँ पर कोई भी चीज़ फिक्स नहीं रहती है। दैट इज़ वाई यहाँ पे गॉसिप चैन में आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो ए है वो किसी से भी बिना किसी मेन ऑब्जेक्शन के या मेन ऑब्जेक्टिव के किसी से भी बातचीत कर सकता है। देन उसके बाद थर्ड पॉइंट है प्रोबेबिलिटी चेन, जहाँ पर आप देखते हो कि ए जो है अपने इन्फॉर्मेशन को रैंडमली विदाउट किसी स्पेसिफिक टॉपिक के या बिना किसी मेन ऑब्जेक्टिव के किसी से भी कोई भी बातचीत को बता देगा। यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, ए है किसी से भी बातचीत कर सकता है, या जो जी है ये भी किसी से कर सकता है, कि चीज़ों को यहाँ पे फिक्स नहीं किया गया है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे शो किया गया है। और अगर एक पॉइंट मैं बता दूँ कि यहाँ पर अगर आप चीज़ों को थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो, तो आप कंफ्यूज मत होना। जब आप फॉर्मल कम्युनिकेशन को पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी, क्योंकि जब हम इस पॉइंट को फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है कि क्या बार बार बताया गया कि वो उससे बातचीत कर सकता है। बट जब आप फॉर्मली जब दोनों कम्युनिकेशन को एक साथ पढ़ लोगे ना, तब आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि यहाँ पर ऐसे क्यों दिखाया गया। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा भी अगर चीज़ों को समझ रहे हो ना, तो वहाँ पे इट्स ओके, ठीक है। आप जब फॉर्मली पढ़ोगे तो वहाँ पे ज़्यादा चीज़ें आपको सही तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे बस आप ये देखो कि प्रोबेबिलिटी चैन में क्या है कि कोई भी पर्सन रैंडमली किसी से भी मैसेज को शेयर कर सकता है। देन उसके बाद है क्लस्टर चैन। यहाँ पे पहले आप पिक्चर के थ्रू देख लो। क्लस्टर चैन में क्या है कि ए जो है सी और डी से बातचीत कर पाएगा और एफ से बातचीत कर पाएगा। एफ किससे बातचीत कर पाएगा, बाद में जे से, जे है आई है यहाँ पर, आई से बातचीत कर सकता है, आई जो है एस से बात कर सकता है, और एच है वो जे से बातचीत कर सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे शो किया गया कि कौन किससे बातचीत कर सकता है। जब हम जॉब प्लेस की बात करते हैं तो यहाँ पे चीज़ों को फिक्स कर दिया जाता है कि मान लो एम्प्लॉय ए को कुछ कहना है तो वो सिर्फ और सिर्फ सी और डी को ही कहेगा। एम्प्लॉय एफ को कुछ कहना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आई और एच को ही कह सकेगा, और एच को कोई बात बताना तो सिर्फ और सिर्फ वो जे को ही बता सकता है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हमारे ज़्यादातर जॉब प्लेस पे, वर्क प्लेस पे दिखाई देती है। पर्सनल लाइफ में इन चीज़ों को नहीं मैटर किया जाता है, क्योंकि हम रैंडमली जिससे ज़रूरत रहती है उसी से जाके सीधा बातचीत कर लेते हैं। तो ये कुछ पॉइंट थे जिसको हमने सही तरीके से क्लियर कर लिया है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक सारी चीज़ें सही तरीके से समझ आ गया होगा। तो आगे डिस्कस कर लेते हैं कि आगे के पॉइंट में क्या बताया गया है। देन उसके बाद कुछ पॉइंट इंक्लूड किए गए यहाँ पे। इसमें ये बताया गया है कि द इंफॉर्मेशन पासिस और ए सर्कुलेटेड कैन बी इनएक्यूरेट एंड समटाइम कैन हैव ए मैलिफाइड इंटेंशन। कि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या होता है कि जब हम इंफॉर्मेशन को पास करते हैं, जब हमारा कोई मेन एक्यूरेट नहीं रहता है या चीज़ें हमारी सही तरीके से फिक्स नहीं रहती है, हम मैसेज को जस्ट ऐसे ही बता देते हैं विदाउट किसी डॉक्यूमेंट के या बिना किसी मेन ऑब्जेक्टिव के, तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमारी इसके अंदर इंक्लूड की जाती है। तो ये इसको हम इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं। देन उसके बाद एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताया गया है, ग्रेप वाइन कैन ऑल्सो बी इफेक्टिवली यूज्ड बाय ऑर्गेनाइजेशन एज। कि ग्रेप वाइन की वैसे तो ऐसे बहुत सारी कमी है, बट अगर हम उसको सही तरीके से करें या सही तरीके से उसको फॉलो करें तो
ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के द्वारा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी होते हैं, जिसको हम अगर सही तरीके से, इफेक्टिव तरीके से उसको हम फॉलो करें। तो इसके कुछ पॉइंट बताए गए जिसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये बताया गया द चैनल इज स्पीडी, कि इससे क्या होता है कि जो हमारा एक माध्यम बना हुआ वो काफ़ी ज़्यादा स्पीडली हो जाता है, क्योंकि इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में चीज़ों को काफ़ी तीव्र गति से पहुँचाया जा सकता है। तो ये एक इसका फ़ायदा है ग्रेप वाइन का, अगर सही तरीके से इसको हम फॉलो करते हैं तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के द्वारा आप सही तरीके से चीज़ों को बिल्कुल स्पीडली दूसरे तक पहुंचा सकते हो। देन उसके बाद है ये काफ़ी ज़्यादा प्राइमरीली एक हमारा ओरल मीडियम हो जाता है, जिसको हम सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, और ये क्या हो जाता है कि थोड़ा सा इनएक्सपेंसिव हो जाता है। देन उसके बाद बताया गया कि ये जो कम्युनिकेशन है काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है, लचीला हो जाता है, कि हम जैसे चाहे चीज़ों को फेरबदल कर सकते हैं। हमें जिससे बातचीत करनी है, मान लो हम एज ए एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो हमें जिसकी ज़रूरत है, जिससे बातचीत करनी है, हम डायरेक्टली उसी के पास जाके वो बातचीत कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ बेनिफिट है। इसके बाद है इसमें एक फीडबैक चैनल का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इसमें जल्दी से फीडबैक मिल जाता है। फीडबैक का मतलब है कि रिप्लाई, कि जब हम किसी को कोई बातचीत बताते हैं या कोई भी इंफॉर्मेशन देते हैं, चाहे मैसेज देते हैं, तो उसका हमें तुरंत ही जवाब मिल जाता है। तो ये इसका एक बेनिफिट है ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन का। उसके बाद है कि जब हमें किसी भी संस्था में, वर्क प्लेस पे अगर हमें कोई डिसीजन लेना हो, तो ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के द्वारा हम डिसीजन मेकिंग को काफ़ी जल्दी और सही तरीके से कर सकते हैं, और डिसीजन को बिल्कुल काफ़ी जल्दी ले सकते हैं। उसके बाद बताया गया है कि ये जो चैनल है, इसमें पैरेलल चैनल को इंक्लूड किया जाता है, या जो पैरेलल चैनल है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर क्या है कि एक फॉर्मल चैनल अपने आप ही कॉम्प्लीमेंट हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को यहाँ पर यूज़ किया जाता है। उसके बाद है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पर्सन के बीच में एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिल्डअप होती है। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन आपस में बातचीत करते हैं, तो वो कहलाती है हमारी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन के द्वारा दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में जो रिलेशनशिप है वो बिल्डअप हो पाती है, कि किसी भी वर्क प्लेस पे जब दो पर्सन आपस में बातचीत करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं या एक दूसरे की हेल्प करते हैं, तो वहाँ पर क्या करते हैं कि वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का यूज़ करके अपने रिलेशनशिप को सही तरीके से बिल्डअप कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि एक जो माहौल बना हुआ है एक वर्क प्लेस पे, उसके एनवायरनमेंट को काफ़ी ज़्यादा सही तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सारे पॉइंट थे जो कि ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन के एक इफेक्टिवली बेनिफिट है, या अगर हम इसको सही तरीके से यूज़ करें तो इससे काफ़ी ज़्यादा हमें बेनिफिट मिल सकते हैं। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। बैरियर्स टू कम्युनिकेशन का मतलब है कि संचार के दौरान कि जब किसी भी प्रकार की बाधा आ जाती है, रुकावट आ जाती है, या कोई भी जो प्रॉब्लम आ जाती है कम्युनिकेशन के दौरान, तो उसको हम कहते हैं बैरियर्स। तो कम्युनिकेशन के अंदर भी कई बार ऐसा होता है कि कई सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, जहाँ पर जो मैसेज है वो सही तरीके से सही पर्सन के पास में पहुँच नहीं पाते हैं, या उनके बीच में कई बार ऐसे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं जिस वजह से हम मैसेज को जिस तरीके से बताना चाहते हैं, वो जो मैसेज है उसका वही फॉर्म, वही रूप नहीं रह पाता, जो मैसेज है वो बदल जाता है, या कई सारी ऐसे दूसरे भी बाधा है, रुकावट है, जिसको हम डिस्कस करके समझ जाएंगे। तो इन सब के द्वारा जब, बस आप इतना देखो कि जब किसी भी वजह से कोई भी एक पॉइंट है, किसी भी कारण की वजह से अगर हमारे कम्युनिकेशन के अंदर कोई भी अगर बाधा आ जाती है, रुकावट आ जाती है, प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो वो कहलाते हैं हमारी बैरियर्स टू कम्युनिकेशन। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको, जैसे कि फर्स्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था कि कम्युनिकेशन के अंदर हम अपनी इन्फॉर्मेशन को, आइडियाज़ को, इमोशन को, फीलिंग को दूसरों के साथ में शेयर करते हैं, कन्वे करते हैं चीज़ों को, जहाँ पर हम अपने मीनिंग को, अपने इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिशन करते हैं, एक दूसरे के साथ में ट्रांसफ़र करते हैं। तो ये तो हमारे कम्युनिकेशन का एक बेसिक सा पॉइंट था, जो कि बताता है कि कम्युनिकेशन के अंदर किन चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है। देन उसके बाद काफ़ी सारे प्रोसेस है जो उसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। एक सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होने के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम जो भी मैसेज को बता रहे हैं या जो भी हम बताना चाहते हैं वो सही तरीके से जाए। लेकिन जब वो चीज़ें सही तरीके से नहीं जाएंगे तो वो क्या है, हमारे कम्युनिकेशन को सही तरीके से इफेक्टिव नहीं बना पाते हैं। अब जब हमारा कम्युनिकेशन ही इफेक्टिव नहीं है, सही तरीके से नहीं गया है, तो उसका कोई मतलब नहीं बन पाता है, वो मीनिंगलेस हो जाता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों को बैरियर्स टू कम्युनिकेशन के अंडर इंक्लूड किया जाता है।
तो इसके अंदर कुछ पॉइंट इंक्लूड किए गए हैं, जैसे कि इसको क्लासिफाई किया गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट है या कौन कौन से ऐसे टाइप है, काइंड्स है, जो कि हमारे कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर्स को क्रिएट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसको दो टाइप में इंक्लूड किया गया है। सबसे फर्स्ट है चैनल नॉइज और जो सेकेंड है दैट इज सीमांटिक नॉइज। अब चैनल नॉइज क्या है इसको डिस्कस कर लेते हैं। चैनल नॉइज़ के अंदर ऐसे चीज़ों को इंक्लूड किया जाता है कि जब हम किसी मीडिया का यूज़ करते हैं या किसी चैनल का यूज़ करके अपने मैसेज को दूसरों तक पास करते हैं, तो उस बीच में जब प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं चैनल नॉइज़। इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि जैसे कि मान लो हमने किसी मैसेज को राइट करके भेजा, मतलब लिख के भेजा है, लेकिन जो हमारी हैंड राइटिंग है इस तरीके से हमने लिख दिया है कि किसी भी पर्सन को वो समझ में नहीं आ रहा है, तो ये क्या है, चैनल नॉइज़ है। या अगर हम किसी को ऑडियो भेज के कुछ बताना चाहते हैं बट ऑडियो में हमारी जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आ रही है, या हम क्या बताना चाह रहे हैं वो सही तरीके से सुनाई नहीं दे रहा है, तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं तो इसको हम कहते हैं चैनल नॉइज़, जिसमें हम किसी मीडिया का यूज़ करते हैं जो कि प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है, देन उसके बाद जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं तो उसी को हम कहते हैं चैनल नॉइज़। जैसे कि एक नोइज़ी मार्केट प्लेस हो सकता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर है, तो वहाँ पर अगर हम किसी से कोई बातचीत करते हैं तो वो सही तरीके से आपस में शेयर नहीं हो पाती है, क्योंकि वहाँ पर जो हमारे एक अट्रैक्शन है वो बातचीत की तरफ ना होकर दूसरी तरफ चली जाती है। तो ये सारे जो प्रॉब्लम है जो कि एक पर्यावरण को काफ़ी सारे मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं, जो कि कम्युनिकेशन पर्यावरण में काफ़ी सारे जो प्रॉब्लम्स ला देते हैं, तो यही कहलाती है हमारी चैनल नॉइज़। उसके बाद ये रखा है कि चैनल नॉइज़ में भी कुछ पॉइंट इंक्लूड किए जाते हैं, क्योंकि पॉइंट के थ्रू चीज़ें ज़्यादा सही तरीके से क्लियर हो जाती है। तो चैनल नॉइज़ के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट इंक्लूड किया गया दैट इज़ फिजिकल नॉइज़ इन द चैनल, कि जब फिजिकल रूप से, कि जब भौतिक रूप से कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कम्युनिकेशन के अंदर या कम्युनिकेशन प्रोसेस के अंदर, तो ये जो बैरियर्स है या ये जो प्रॉब्लम है ये कहलाती है हमारी फिजिकल नॉइज़। जैसे कि मान लो कोई हम कम्युनिकेट करें किसी और पर्सन से, तो वहाँ पर क्या है कि हम इस तरीके से खड़े हैं कि हमारा जो आपस में एक बातचीत होने का स्टैंड अप होना चाहिए, कि किस तरीके से स्टैंड कर रहे हैं, कि बातचीत के द्वारा कौन सा हमारा एक प्रॉपर तरीका होना चाहिए। तो जब वो मेंटेन नहीं हो पाता है तो वो हमारा फिजिकल नॉइज़ बन जाता है। देन उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है यूज़ ऑफ इनएप्रोप्रिएट मीडिया। इनएप्रोप्रिएट मीडिया का मतलब है कि जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो कम्युनिकेशन के अंदर जो एक प्रॉपर हमारे लिए मीडिया होना चाहिए, जब हम उसका यूज़ नहीं करते हैं तो वो वहाँ पे इनएप्रोप्रिएट मीडिया बन जाती है। मतलब कि मान लो कोई जो कम्युनिकेशन है वो फेस टू फेस होना चाहिए बट हमने उसको लिख के भेज दिया, तो ये क्या है, इनएप्रोप्रिएट मीडिया हो गया। या कोई जो बात है जो कि लिख के अगर हम भेजते हैं, मतलब रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं, तो ज़्यादा सही रहता है, लेकिन वहाँ पर हमने राइट कम्युनिकेशन ना करके हमने उसको बोल के या हमने उसको वॉइस के थ्रू बता दिया। तो कहने का मतलब है कि जब आप सही मीडिया का यूज़ नहीं करते हो और जिस तरीके से मैसेज जाना चाहिए उसी तरीके का यूज़ ना करके किसी दूसरे ऑप्शन को, दूसरे तरीके को चूज़ कर लेते हो, तो वहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं तो वो कहलाता है हमारा यूज़ ऑफ इनएप्रोप्रिएट मीडिया। जैसे कि यहाँ पे भी इन लाइन में यही डिस्कस किया गया, एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है कि यू आर द मैनेजर ऑफ ए कंपनी, कि ऐसा मान के चलो कि आप किसी कंपनी के मैनेजर हो विच इज़ बिडिंग फॉर अ टेंडर, कि उसको क्या करना है, एक टेंडर को लेना है। विल इट इज़ पॉसिबल टू बिड फॉर टेंडर यूजिंग ओरल कम्युनिकेशन। अब जो टेंडर होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, क्योंकि हमारा जो काम है उसको हम टेंडर के थ्रू ही सही तरीके से समझते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, सारी चीज़ों को फिक्स करते हैं। तो उस कंडीशन में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हम ओरल कम्युनिकेशन करें, मतलब कि हम फेस टू फेस बात करें। बट यहाँ पर अगर मान लो उसने ओरल कम्युनिकेशन ना करके किसी और तरीके से, मान लो मैसेज के थ्रू या किसी दूसरे पर्सन के द्वारा बातचीत को करवा लिया गया, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो मीडिया का यूज़ करना था वो एक्चुअल में नहीं किया गया, तो ये हमारा कहलाएगा इनएप्रोप्रिएट मीडिया। तो इसके वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं हमारे कम्युनिकेशन के अंडर। देन उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल ट्रांसफर स्टेशन। मल्टीपल ट्रांसफर स्टेशन का मतलब है कि जब एक श्रोता जो है, जो लिसनर है, उसके पास जिस तरीके से बातें जानी चाहिए, जो भी हमने इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड किया है उसका जो एक वे है, एक जो रास्ता होना चाहिए, वो अगर एक ना होकर तरह तरह के रहते हैं तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं। इसको एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि मान लो एक जॉब प्लेस है, एक वर्क प्लेस है जहाँ पर बहुत सारे पर्सन आपस में मिलके काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो एक जो मान लो टॉप लेवल का एक मैनेजर है, उसको क्या करना है, अपने अंडर जितने भी एम्प्लॉय आते हैं उनको काम बताना है कि काम को किस तरीके से करना है। अब मान लो यहाँ पर मैनेजर बता रहा है एम्प्लॉय को
बाद में ओनर आता है, ओनर भी बता देता है, जो एम्प्लॉय के ऊपर जो थोड़े से पोस्ट पे पर्सन है वो भी जाके बोल देते हैं कि ये काम ऐसे करो, ये मतलब कि एक एम्प्लॉय को जब एक ही काम के लिए 10 तरह के लोगों से पता मतलब ऑर्डर मिलने लग जाए तो वहाँ पर क्या है कि वो कंफ्यूज जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। मान लो इसको आप अपनी लाइफ से रिलेट करके ही इसको समझ लेते हैं कि मान लो आपको एक काम आपके मम्मी ने बता दिया, आपने उस काम को स्टार्ट किया, बट जैसे आपके फादर आते उन्होंने उसी काम को दूसरे तरीके से करने के लिए कह दिया, तो आपने वो भी समझ लिया। थोड़ी देर बाद आपके कोई भी ब्रदर या सिस्टर आके उस काम को बता देते कि फिर से उसी काम को दूसरे तरीके से कर, तो एक ही काम को आपको 3 तरीके बता दिया गया, तो आप ये कंफ्यूज आओगे कि उस काम को हम किस तरीके से करें, तीनों में से किसकी बात माने। तो यहाँ पर क्या हुआ, मल्टीपल ट्रांसफर स्टेशन आ गया कि आपको एक ही बात के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर मिल गया, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है और हमारे जो कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं बन पाती है। तो यही एग्जांपल चाहे हमारे वर्क प्लेस पे मान लो वहाँ पे भी क्रिएट हो जाते हैं, चाहे हमारे लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, तो कम्युनिकेशन के अंडर कहीं पे भी इस तरीके की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। देन उसके बाद है इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड। इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड का मतलब भी यही है कि जब किसी एक बातचीत के लिए या किसी एक इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत सारी जानकारी जब एक साथ मिल जाती है तो वहाँ पर जो क्या होता है, जो इन्फॉर्मेशन है वो ओवरलोड हो जाता है। ओवरलोड होने के बाद सिचुएशन जो है वो हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है या अनकंट्रोल हो जाता है। तो यहाँ पे भी ये सारे जो बैरियर्स है ये हमारे कम्युनिकेशन के अंडर प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देते हैं। देन उसके बाद है फियर ऑफ सुपरवाइजर। तो जैसे कि सुपीरियर लिखा हुआ है यहाँ पर, तो जैसे कि हमारे ऊपर जो पर्सन काम कर रहे हैं, मतलब एक ऊंचे पोस्ट पे जितने भी पर्सन काम कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है उनके बारे में या उनके करैक्टर के बारे में हमारे पास में एक गलत सी छवि बनी रहती है कि हम ऐसा सोचते हैं कि ये पर्सन आएगा कि हमें सही काम के लिए भी हमें गलत तरीके से ही बिहेव करेगा या गलत तरीके से ही हमसे बात करेगा। तो क्या है, कई बार क्या हो जाता है कि एक वर्क प्लेस पे अपने से बड़े जो सुपीरियर होते हैं या जो बड़े पोस्ट पे रहते हैं उनका एक डर बना रहता है कि जब वो आएंगे वो काम को देखेंगे या इन्फॉर्मेशन के थ्रू जब वो बातचीत करेंगे आपस में तो वो सही तरीके से बिहेव नहीं करेंगे। तो जब उनका डर हमें हो जाता है तो दैट इज कॉल्ड फियर ऑफ सुपीरियर्स। तो जहाँ पर क्या है कि एक डर की वजह से जो सही इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए वो पास नहीं हो पाती है। क्योंकि मान लो एक एम्प्लॉयर है जिसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि काम के अगर रिलेटेड में देखा जाए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बट वो ऐसा सोचता है कि अगर ये इस बात को सुपीरियर को बता देगा तो सुपीरियर उस बात के लिए उसको डांटेगा या उसकी बात को नहीं समझ पाएगा या नहीं समझेगा, उसकी बात को इग्नोर कर दिया जाएगा। तो एम्प्लॉय जब इस तरीके की चीज़ों को पहले ही सोच लेता है कि जो सुपीरियर है उसकी बात को नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो वो क्या करता है, उस बात को पास ही नहीं करता, वो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको सुपीरियर तक जाने ही नहीं देता है। तो ये क्या है, ये एग्जाम्पल है फियर ऑफ सुपीरियर का। देन उसके बाद है नेगेटिव प्रीसपोजिशन। इसका मतलब है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में पहले से ही नेगेटिव सोच लेते हैं या नकारात्मक रूप से किसी भी चीज़ के बारे में थिंकिंग मान के चलते हैं, तो ये भी है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है हमारे कम्युनिकेशन के अंडर। देन उसके बाद पॉइंट है कम्युनिकेशन सेलेक्टिविटी। इसके अंदर क्या हो जाता है कि जब हम ये देखते हैं व्हेन वी आर सेलेक्टिव इन आवर लिसनिंग इट कैन बी बैरियर टू कम्युनिकेशन, कि हम जब सेलेक्ट कर लेते हैं अपने लिसनिंग को कि हम किस तरीके से चीज़ों को सुनेंगे, इट ऑल्सो कैन बी सिग्निफिकेंट बैरियर वैन वन डिसाइडेड टू रीड ओनली पार्ट ऑफ ए डॉक्यूमेंट। कि जब हम ऐसा सोच लेते हैं कि हमें कौन सा स्पेसिफिक पॉइंट ही देखना है या सुनना है, बाकी चीज़ों को हम सही तरीके से नहीं समझना चाहते हैं, तो पहले से ही जब हम चीज़ों को सेलेक्ट करके देन कम्युनिकेशन करते हैं तो ये भी क्या है कि कई बार जो एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए वो इग्नोर हो जाती है या उन चीज़ों को हम नहीं समझ पाते, तो वो भी क्या है हमारे कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं। तो ये सारे पॉइंट यही बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से चैनल नॉइज़ के अंदर ये सारे जो पॉइंट है जिसके थ्रू वहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट है इसका पुअर लिसनिंग। पुअर लिसनिंग का मतलब है कि जब इन्फॉर्मेशन को जिस तक पहुंचाया जाता है, मतलब जिस पर्सन तक इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है, अगर उसके पास उस तरह की स्किल नहीं है या वो उन चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पाता है, तो वो कहलाता है पुअर लिसनिंग। अब पुअर लिसनिंग के काफ़ी सारे एग्जांपल है, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो आपने किसी को रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू आपने कोई मैसेज पहुंचा दिया, मतलब कि एक लिख के किसी इन्फॉर्मेशन को आपने प्रोवाइड कर दिया, बट सामने वाले पर्सन को ना तो लिखने आता है ना तो उसको पढ़ने आता है, तो वहाँ पर क्या है
वो पुअर लिसनिंग कहलाएगा कि उसके पास वो स्किल नहीं है कि वो इन्फॉर्मेशन को सही तरीके से समझ पाए। तो इस तरीके से ये भी क्या है, एक बैरियर बन जाती है हमारे कम्युनिकेशन के अंदर। तो इस तरीके से ये सारे पॉइंट थे जो कि बताते हैं कि किस तरीके से चैनल नॉइज़ के अंदर ये सारे पॉइंट डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से जो कम्युनिकेशन है इसके अंदर काफ़ी सारे बैरियर्स है जो कि चैनल नॉइज़ के अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सिमांटिक नॉइज़। सिमांटिक नॉइज़ का मतलब होता है अर्थ संबंधी बाधाएं। अर्थ संबंधी बाधाएं का मतलब है कि जब हम चीज़ों को अर्थ रूप में, मतलब कि जैसे हम पढ़ते हैं तो उस तरीके से जब हम चीज़ों को सही नहीं समझते हैं, मतलब कि जैसे यहाँ पे नॉइज़ लिखा है, नॉइज़ का मतलब है शोर, लेकिन अगर किसी को यही नहीं पता हो कि नॉइज़ का मतलब क्या है, वो नॉइज़ को कुछ और ही समझ ले, तो ये क्या होगा, यहाँ पे अर्थ संबंधी बाधाएं होगी। तो इस तरीके के काफ़ी सारे पॉइंट इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये जान लो कि सिमांटिक नॉइज़ का मतलब है कि जब आप किसी भी इंफॉर्मेशन को अर्थ रूप में सही तरीके से नहीं समझ पाते हो तो वो जो बैरियर्स आ जाते हैं कम्युनिकेशन के अंदर, दैट इज़ कॉल्ड सिमांटिक नॉइज़। तो इसके भी काफ़ी सारे एग्जांपल है, जैसे कि इसके अंदर सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट को इंक्लूड किया गया है, दैट इज़ लिमिटेड वोकैबुलरी। लिमिटेड वोकैबुलरी का मतलब है कि जब आप इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करते हो तो जो मैसेज है उसको सही तरीके से लिखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन कई बार हम क्या करते हैं, मैसेज को काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में बता देते हैं। ये चीज़ों को जिस तरीके से डिफ़ाइन करना चाहिए हम उस तरीके से डिफ़ाइन नहीं करते। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि लिमिटेड वोकैबुलरी का यूज़ कर लिया। हमने क्या कर दिया, वोकैबुलरी को सीमित कर दिया कि जितनी मात्रा में या जितने सही तरीके से हमें चीज़ों को बताना था, लिखना था, हमने क्या किया, उतने सही तरीके से नहीं बताया। तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो गया ये कहलाएगा लिमिटेड वोकैबुलरी। जैसे कि हम क्लासेस करते हैं तो वहाँ पर क्या है कि मैं आपको पहले हेडिंग बताती हूँ कि ये बता रहा है जैसे लिमिटेड वोकैबुलरी, फिर मैं इसके अंदर जो भी चीज़ लिखा हुआ उन सभी को डिफाइन करती हूँ। लेकिन मान लो मैं इसके अंदर जो भी पॉइंट है इनको मैं ना बताऊँ, सिर्फ मैं ये बता दूँ लिमिटेड वोकैबुलरी, जिसका मतलब है सीमित वोकैबुलरी। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर मैंने चीज़ों को सही तरीके से डिफाइन नहीं किया या मैंने आपको आपके पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम्पल के थ्रू नहीं समझाया, मैंने क्या किया, बातों को काफ़ी शॉर्ट तरीके से आपको बस ऐसे ही समझा दिया, तो ये क्या हुआ, लिमिटेड वोकैबुलरी हो गया, जहाँ पर सीमित शब्दों का यूज़ करके हमने अपनी बातों को पहुँचा दिया, चाहे सामने वाले पर्सन को समझ आए या ना आए। इससे क्या है कि जो सेंडर है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो कम्युनिकेशन के अंदर जो बैरियर आ गया ये कहलाएगा हमारा सिमांटिक नॉइज़। देन इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, इनकम्पैटिबिलिटी बिटवीन वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज। अब जैसे कि हमने लास्ट क्लास में कवर कर लिया था कि वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज क्या होता है, तो यहाँ पर भी मैं एक बार एक लाइन में बता देती हूँ कि वर्बल एंड नॉन वर्बल क्या है। कि वर्बल लैंग्वेज या वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर उन कम्युनिकेशन या उन तरीक़ों को यूज़ किया जाता है जब हम बातों को बोल कर, लिख के इस तरीके से दूसरों के साथ में शेयर करते हैं। और जब नॉन वर्बल लैंग्वेज या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात आती है तो इसका मतलब है कि जब हम किसी भी इंफॉर्मेशन को ना तो बोलते हैं ना तो लिखते हैं, जस्ट हम एक्सप्रेशन के थ्रू या हम आई कांटेक्ट हो गया, मतलब कि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है वही चीज़ों को शो कर देता है या इंफॉर्मेशन को एक तरीके से हिंट दे देता है, शो कर देता है, तो वो कहलाती है हमारी नॉन वर्बल लैंग्वेज। तो इस लाइन का मतलब है कि जब आप कम्युनिकेशन के अंदर जब आप सही तरीके से वर्बल और नॉन वर्बल लैंग्वेज को यूज़ नहीं करते हो तो ये भी क्या है, एक सिमांटिक नॉइज़ को क्रिएट करते हैं। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे कि जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो तो वहाँ पर क्या है कि कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं जहाँ पर आपके वर्बल कम्युनिकेशन के साथ साथ, मतलब कि आपके शब्दों, आपके वर्ड्स के साथ साथ जो नॉन वर्बल क्लूज होते हैं, जैसे कि आपके ड्रेस हो गया, आई कांटेक्ट हो गया, फिजिकल टच हो गया, फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर एक्सेट्रा, तो ये सारे पॉइंट भी जब इंक्लूड करके हमें किसी चीज़ को बोलना चाहिए बट उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं, उन चीज़ों का यूज़ नहीं करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा दैट इज़ कॉल्ड कि हमने क्या किया कि वर्बल एंड नॉन वर्बल लैंग्वेज को सही तरीके से कंप्लीटली फॉर्म में यूज़ नहीं किया, तो ये भी क्या है, प्रॉब्लम को क्रिएट कर देगा। जैसे कि आप देखोगे कि किसी भी इंटरव्यू में जब आप जाते हो तो वहाँ पर क्या है कि आपका जो एक पोस्चर है बैठने का वो भी सही तरीके से होना चाहिए, देन जब आप जो भी बातचीत कर रहे हो वो भी सही तरीके से होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों तरीका सही होना चाहिए, बट अगर आप दोनों तरीके को एक साथ सही तरीके से यूज़ नहीं करते हो और वहाँ पे जो प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं तो उसको हम कहते हैं सिमांटिक नॉइज़। देन उसके बाद जो पॉइंट है, वेरिड परसेप्शन ड्यू टू डिफरेंट बैकग्राउंड सच एज कल्चर।
कि ये भी एक पॉइंट है जिसमें ये देखा जाता है कि कोई जो पर्सन है जिसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैकग्राउंड है, जैसे कि किसी भी वर्क प्लेस पे ऐसा तो नहीं है कि एक ही बैकग्राउंड के सारे पर्सन हो, सभी के पास सेम ही स्किल हो, सभी के पास सेम ही नॉलेज हो, या सेम ही कल्चर के बिलोंग करते हो। किसी भी वर्क प्लेस पे एक फैमिली को छोड़ के बाकी किसी भी जगह पे आप जाओगे तो लोगों का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बैकग्राउंड रहते हैं, कल्चर रहते हैं। तो लेकिन जब एक जगह पे मिल के लोग काम करते हैं, जब डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड रहते हैं, तो सभी को क्या करना पड़ता है कि एक साथ चीज़ों को सही तरीके से कोऑर्डिनेट करके चलना पड़ता है। लेकिन जब इस तरीके के बैरियर्स आ जाते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, तो ये हमारे क्या करते हैं, सीमांटिक नॉइज़ को क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मान लो कि किसी वर्क प्लेस पे जहाँ पर हमें एक तरीके से हिंदी लैंग्वेज को यूज़ करना चाहिए, बट वहाँ पर क्या है कि दो पर्सन ऐसे जिन्होंने किसी लोकल लैंग्वेज का यूज़ करके किसी इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर दिया, बट जो तीसरा पर्सन उसको समझ नहीं आया, तो ये क्या है, ये कल्चरल हो गया। या बैकग्राउंड का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो कोई जो स्किल है जो कि एक पर्सन के पास है, सेकंड पर्सन के पास भी, लेकिन थर्ड पर्सन के पास नहीं है, लेकिन काम वो साथ में कर रहे, तो क्या है, तीनों का जो बैकग्राउंड है वो अलग अलग है, लेकिन काम तो उनको मिलके ही करना है। तो यहाँ पर भी क्या है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होते रहते हैं। तो ये सारी जो हमारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, ये सारे हमारे सीमांटिक नॉइज़ के अंदर ही आ जाते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक सारे पॉइंट सही तरीके से क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, रोंग अजम्पशन एंड इन्फ्रेंस। रोंग अजम्पशन का मतलब है कि जब हम किसी भी मैसेज के लिए या किसी भी पर्सन के बारे में पहले से ही गलत धारणा बना के रख लेते हैं, तो ये जो बैरियर्स आ जाते हैं या ये जो प्रॉब्लम को क्रिएट करते हैं, तो यही कहलाते हैं हमारे रॉन्ग अजम्पशन या इन्फ्रेंसेस। मान लो कि आपका एक सुपीरियर है जिसके बारे में हम हमेशा गलत ही सोचते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं, चाहे उस पर्सन ने हमें सही तरीका ही क्यों ना बताता हो, सही तरीके से हमारे साथ बिहेव ही क्यों ना करता हो, बट अगर हमने उसके बारे में पहले से ही गलत तरीका या गलत धारणा बना ली है, तो वो पर्सन हमारे लिए हमेशा नेगेटिव ही लगेगा, हमें वो सही लगेगा ही नहीं। तो यहाँ पर क्या हुआ, उस पर्सन के बारे में आपने पहले से ही जो गलत धारणा बना रखी है, गलत थिंकिंग बना रखी है, यही कहलाएगी हमारी रॉन्ग अजम्पशन। इसके अंदर भी कुछ एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे कि आपके इस सब्जेक्ट में बताया गया है कि रॉन्ग अजम्पशन कैन ऑफन लीड टू मिसकम्युनिकेशन, कि मिसकम्युनिकेशन को क्रिएट कर देते हैं रॉन्ग अजम्पशन के द्वारा। कि सपोज कर लो यहाँ पे कि आपने कोई लेटर को राइट किया है, रिटन बाय टू डिपार्टमेंट रिगार्डिंग ए सर्टेन इशू, कि किसी भी इशू को लेके आपने किसी डिपार्टमेंट के लिए एक रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू आपने बात को पहुँचाया है, एंड वन डिपार्टमेंट राइट ए लेटर टू द अदर डिपार्टमेंट विदाउट इन्फरिंग टू द अर्लियर कम्युनिकेशन इन दिस रिगार्ड। और जो डिपार्टमेंट है उसने उसी चीज़ को लिख के तो बताया दूसरे डिपार्टमेंट को, बट बिना उसको अर्लियर कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर क्या हेड डिपार्टमेंट क्या है, वो चेंज हो गया, तो यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है वो सही तरीके से नहीं जा पाया, या उसने क्या किया, पहले ही उसके बारे में गलत तरीका सोच लिया या गलत तरीके से मैसेज को पहुँचा दिया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि प्रॉब्लम को क्रिएट कर दिया गया। देन उसके बाद है ब्लॉक कैटेगरी एंड कैटेगरियल थिंकिंग, कि कई बार क्या होता है जॉब प्लेस पे हम सही मतलब कि कैटेगरीज को अलग अलग, मतलब कि बिना किसी सही तरीका से या ऑफिशियली हम चीज़ों को ना करके हम उनको कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। और जो हम क्या करते हैं, कई के बारे में जो एक पर्सनल व्यू है या हैबिट है, एटीट्यूड है, जो मतलब कि एक सही होना चाहिए, बट वहाँ पर हमने क्या किया, उसको गलत एक तरीके से प्रूव कर दिया या चीज़ों को ब्लॉक मान लिया। तो यहाँ पर क्या है कि ये सारे भी एक प्रॉब्लम को क्रिएट कर देगा। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, इसको समझ लेते हैं, इसके थ्रू चीज़ें ज़्यादा सही तरीके से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल दे रखा है, यू थिंक दैट यू कैन नेवर डील विद मैटर रिलेटेड टू अकाउंट एज यू आर वेरी पुअर इन दैट फील्ड, कि आपने क्या किया, अकाउंट की फील्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ों को डील नहीं किया, क्योंकि आपने ऐसा सोचा था या आपके पास ऐसी थिंकिंग है कि आप सोचते हो कि उस फील्ड में आपको सही नॉलेज नहीं है। सो वेन एवर एनी डॉक्यूमेंट रीचेस यू फ्रॉम द अकाउंट सेक्शन, तो उसके बाद अगर कोई भी डॉक्यूमेंट आप तक पहुंचता है, यू इमीडिएटली पास ऑन द वर्क टू समवन एल्स, तो आपने क्या किया, तुरंत ही उस चीज़ को दूसरों तक पहुंचा दिया, कि आपने ऐसा सोचा कि ये तो मुझे आता ही नहीं है, ये चीज़ मैं हैंडल नहीं कर सकता। तो ये क्या है, ये जो एग्जाम्पल है यही है ब्लॉक्ड कैटेगरी का एक एग्जाम्पल। तो आई थिंक आपको ये भी पॉइंट क्लियर हो गया होगा। देन उसके बाद पॉइंट है इमोशनल, साइकोसोशल, अनसेटल्ड स्टेट, कि कई बार क्या हो जाता है कि हम अनइमोशनली या इमोशनली आदमियों को ही हम क्या करते हैं, इंटीग्रल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, या हम चीज़ों को एक
जो एक सोशल रूप से जो सही तरीका होना चाहिए लोगों के साथ में बिहेव करने का, अपने फीलिंग को, इमोशन को शेयर करने का, वो हम सही तरीका नहीं अपनाते हैं। तो ये भी क्या है, एक बैरियर को क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि इट कैन लीड टू ए सिचुएशन वेयर वन रिएक्ट नेगेटिवली टू सिचुएशन विच कैन एक्ट एज बैरियर टू कम्युनिकेशन, कि हमने किसी भी सिचुएशन को नेगेटिवली उसको हमने रिएक्ट कर लिया या सोच लिया, समझ लिया, तो ये भी हमारे कम्युनिकेशन के अंदर बैरियर को क्रिएट कर देगा। तो आई थिंक आपको यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गया होगा। जितने भी हमारे बैरियर्स थे चैनल नॉइज़ के और सिमेंटिक नॉइज़ के, हमने सारे सही तरीके से क्लियर कर लिया है। कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट के थ्रू मुझसे पूछ सकते हो, बट अपने सारे पॉइंट को सही तरीके से क्लियर रखना, क्योंकि छोटे छोटे डाउट ही बाद में जाके बड़े डाउट बन जाते हैं और जो जो सब्जेक्ट है वही हमें समझ में नहीं आती है। तो अगर आप छोटे छोटे पॉइंट को क्लियर रखोगे तो बाद में जाके उस सब्जेक्ट पर आपकी कमांड बन जाएगी, आपको वो सब्जेक्ट सही लगने लगेगा, मतलब चीज़ें आपको सही तरीके से आते रहेंगे। तो इसलिए सारे पॉइंट को सही तरीके से क्लियर रखना, कोई भी पॉइंट में किसी भी तरीके का कोई भी कन्फ्यूज़न को मत रखने देना। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्ट्रेटजीज टू ओवरकम बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, कि जैसे अभी अभी हमने डिस्कस किया कि कम्युनिकेशन के अंदर कौन कौन से ऐसी बाधाएं आ जाते हैं, बैरियर्स आ जाते हैं जो कि हमारे कम्युनिकेशन को लेस इफेक्टिव बना देते हैं। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि ऐसे ऐसे पॉइंट या जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपने कम्युनिकेशन के बैरियर को कम कर सकते हैं या उससे हम ओवरकम हो सकते हैं। कहने का मतलब है कि कौन से ऐसे पॉइंट है जिसके थ्रू हम अपने कम्युनिकेशन के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं उसको हम दूर कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं इस पॉइंट को आज की इस क्लास में, क्योंकि हमारा लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो हमारा यूनिट नंबर 1 है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो बस 5-10 मिनट में हमारी क्लास खत्म हो जाएगी, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो सबसे पहले ये बताया गया है कि जो हमारी कम्युनिकेशन है या एक कम्युनिकेटर को इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनने के लिए ये काफ़ी नीड है, ये चीज़ को रिक्वायर किया जाता है कि जो हमारी कम्युनिकेशन है उसके अंदर हम बैरियर को कम करें या बैरियर्स को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। तो इसके अंदर क्या है कि क्योंकि ये जो पॉइंट है या ये जो नॉइज़ है, बैरियर्स है, ये हमारे कम्युनिकेशन को लेस इफेक्टिव बना देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी कम्युनिकेशन है वो इफेक्टिव नहीं बन पाती है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे पॉइंट को डिस्कस करेंगे जिसके थ्रू हम अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन बना सकते हैं। तो इसके अंदर 7 पॉइंट को इंक्लूड किए जाते हैं, जैसे कि आपको स्क्रीन से क्लियर हो रहा है। यहाँ पर 7 पॉइंट को इंक्लूड किया जाता है जिसके थ्रू हम अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बना सकते हैं, या उसको हम जो भी उसके अंदर जो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं उसको हम अवॉइड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो डिस्कस कर लेते हैं अपने 7 पॉइंट के, जिसको हम 7 C's के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ये बताया गया है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर, जिसको हम 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं, इसके अंदर 7 पॉइंट को इंक्लूड किया गया है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाएंगे, साथ ही एक जो कम्युनिकेटर है उसको हम इफेक्टिव कम्युनिकेटर बनाने में हेल्प करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट दिया गया है यहाँ पर, जिसका नाम है कंप्लीटनेस। कंप्लीटनेस का मतलब है कि आपने जो भी मैसेज को प्रोवाइड किया है वो कंप्लीट फॉर्म में होना चाहिए, वो पूरे तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अधूरे मैसेज को ही पहुँचा रहे, क्योंकि जो अधूरी मैसेज है वो काफ़ी सारे प्रॉब्लम को क्रिएट कर देंगे। दैट्स वाई हमें क्या करना है, अपने मैसेज को कंप्लीट फॉर्म में, या एक मैसेज के लिए जितना चीज़ बताना चाहिए, एक्चुअल में जो चीज़ें बतानी चाहिए, जो रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें उस चीज़ को उतने ही फॉर्म में बताना है। तो ये क्या है, हमारे मैसेज को कंप्लीटनेस रखेगा, जिससे हम कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाएंगे। देन उसके बाद जो सेकंड पॉइंट है दैट इज कंसाइजनेस। कंसाइजनेस का मतलब होता है कि जब हम क्या करेंगे, मैसेज को तो प्रोवाइड करेंगे ही पूरे तरीके से, बट उसको इतना भी ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, मतलब कि हम कम से कम बातों में ही अपने ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर देंगे। जैसे कि क्लासेस में ही हम क्या करते हैं कि सीधा पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं और अपनी क्लास को ओवर कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, आपको कुछ फालतू चीज़ तो नहीं बताया जा रहा है, साथ ही आपका टाइम वेस्ट नहीं किया जा रहा है। तो ये क्या है, कंसाइजनेस का एक पॉइंट है, जहाँ पर हमने क्या किया, बिल्कुल इतना लेंथी भी नहीं लिया चीज़ों को, लेकिन जितना चीज़ बताया है उतने में ही हमने चीज़ों को सही तरीके से डिफाइन कर दिया। तो ये हमारे कम्युनिकेशन के अंदर आ जाते हैं, जिसके हम ये अंदर ये मानते हैं कि हमारा जो मैसेज है वो कंसाइजनेस होना चाहिए, शॉर्ट में ही हमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सही तरीके से पहुँचाना चाहिए। तो ये हमारे कंसाइजनेस है, जिसकी वजह से हम अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं और अपने इम्पोर्टेंट मैसेज को हाईलाइट कर सकते हैं। क्योंकि जब आप छोटा सा लाइन बोलोगे या आप कम शब्दों में ही ज़्यादा चीज़ों को प्रोवाइड कर दोगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को दूसरे पर्सन तक शेयर कर दोगे, तो वो आपके मैसेज को इफेक्टिव बना पाएगा, साथ ही आपके मैसेज को हाईलाइट कर पाएगा।
उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है कंसीडरेशन, इसका मतलब होता है कि आपका जो मैसेज है उसके अंदर जो भी एक तरीका होना चाहिए कि एक व्यू पॉइंट क्या है या हमारा बैकग्राउंड क्या है, किस तरीके से हमें चीज़ों को एक इन्फॉर्मेशन को सेंडर को देख के हमें मैसेज को सही तरीके से किस तरीके से पहुंचाना, ये हमारे आ जाएंगे कंसिडरेशन के अंदर, जिसके अंदर इन सारी चीज़ों को इम्प्लाइज किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। देन उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मतलब है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया है वो क्लियर होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, उसमें जो एक सही तरीके से जो प्रदर्शित होनी चाहिए वो जो गुण है यहाँ पर होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। जितना हो सके उसको सही तरीके से फ्रीली पॉसिबल करना है कि सही तरीके से वो मैसेज जो है एक रिसीवर तक पहुंच जाना चाहिए। साथ ही इजी अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि सही तरीके से आसानी तरीके से वो अंडरस्टैंड हो सके चीज़ों के बारे में। मतलब मैसेज में जो बताया गया है तो वो हमने जिस तरीके से बताया है, जो रिसीवर है, जो सुनने वाला व्यक्ति है, उसको उसी तरीके से सही तरीके से समझ आ जाए। मतलब कि जैसे मैं आपको क्लैरिटी के बारे में डिफाइन कर रही हूँ तो मैं आपको वही पॉइंट बताऊँ जिससे क्लैरिटी के बारे में और ज़्यादा समझ आ जाए। ऐसा नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं क्लैरिटी और मैं बता रही हूँ कुछ हो रही, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जो हमारा इन्फॉर्मेशन है, कम्युनिकेशन है, उसके अंदर जो मैसेज है उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए, सारी चीज़ें सही तरीके से बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट स्पेसिफिक वर्ड को यूज़ करके ही अपने मैसेज को पहुंचाना है। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है कंक्रीटनेस, इसका मतलब होता है कि जब आप मैसेज को किसी पर्टिकुलरली पर्सन के पास पहुंचाते हो तो आपका जो मैसेज है वो कंफ्यूज करने वाला नहीं होना चाहिए। आपको मैसेज के अंदर ऐसे वर्ड्स, ऐसे शब्दों का यूज़ करना है जिससे कोई भी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। बात जो है वो बिल्कुल सही तरीके से या बिल्कुल स्पेसिफिक पॉइंट के थ्रू ही चीज़ों को बताना है। कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला कोई भी वर्ड नहीं होना चाहिए, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाली कोई भी वहाँ पे पॉइंट नहीं होना चाहिए। उसके बाद है कर्टेसी। कर्टेसी का मतलब होता है कि जब आप रिसीवर तक कोई भी चीज़ को पहुँचा रहे हो तो आपके जो शब्द वो काफ़ी पोलाइट होने चाहिए, रिफ्लेक्टिव होने चाहिए। मतलब ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए जो सामने वाले पर्सन को एक तरीके से हर्ट कर सके। तो ये सारे पॉइंट है जिसको ध्यान में रख के हम अपने कम्युनिकेशन को इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाएंगे, साथ ही साथ एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर को वहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। देन उसके बाद है करेक्टनेस। करेक्टनेस का मतलब है कि आपको कोई भी ग्रामेटिकल कोई भी एरर नहीं लाना, कोई भी डाउट क्रिएट करने वाले वर्ड को यूज़ नहीं करना, कोई भी ऐसा फिगर यूज़ नहीं करना जहाँ से काफ़ी सारे प्रॉब्लम या काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाते हो। तो ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करना। सेंडर और रिसीवर के बीच में सही तरीके से सारे चीज़ों को सेट करके देन उसके बाद आपको शेयर करना है। तो आई थिंक आपको यहाँ तक सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक था, सिलेबस था, मतलब यूनिट 1 का, वो कंप्लीट हो गया। यहाँ से आप देख सकते हो एक्सरसाइज स्टार्ट हो गया। तो एक्सरसाइज में अब आप इस क्वेश्चन को आसानी तरीके से चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, सही तरीके से चीज़ों को सॉल्व करके डिफाइन कर सकते हो। यहाँ पे पूछा गया है कि 7 C's ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। तो आपके एग्जाम में अगर 7 C's पूछते हैं तभी भी आपको इन सारे पॉइंट को डिफाइन करना है। अगर आपसे पूछे कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन किस तरीके से बन सकता है, वहाँ पर भी आप इन चीज़ों को बना सकते हो। मतलब एक ही क्वेश्चन को जो एग्जामिनर है कई तरीके से पूछ सकता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखें, क्योंकि अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो एग्जामिनर किसी भी तरीके से पूछे आपको सही तरीके से एक्सप्लेन करने आएगा। तो आई होप सारी चीज़ें आपको सही तरीके से समझ आ गया होगा, क्लासेस आपको सही लगे, वीडियो से आपके जो पॉइंट है, जो आपके कॉन्सेप्ट है अगर क्लियर हो गया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो इसके बाद नीचे कुछ एक्सरसाइज शो किया गया है जिसको मैं आपको दिखा देती हूँ, चाहे तो आप इसको डिस्कस करके सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि इन सारी चीज़ों को हमने अपनी क्लास में डिस्कस कर लिया है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ से हमारा यूनिट 2 स्टार्ट हो गया है, तो इसको हम अपने नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज की इस क्लास में बस इतना ही, क्योंकि हमारा सिलेबस ही कंप्लीट हो गया। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट यूनिट को। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।